हाँ, तो क्या बताया मैंने अभी, एक सेकंड रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करना भूल गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक पॉइंट है क्यू चार्ज से आर दूरी पर, तो उस पर जो उस पॉइंट पी पर अगर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई पी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज पी इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर। ठीक है ना। और ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है, दिस इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है। फिर हमने एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में बात करी कि एक्सटेंडेड चार्ज क्या होता है। फिर हमने कल का थोड़ा सा एक रिवीजन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसका इट हैज़ डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन भी होता है। और डायरेक्शन क्या होती है, अलॉन्ग फोर्स होती है। अब बेटा जब डायरेक्शन होती है तो कब हम इसको पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, लेफ्ट, तो बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेना है। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। चलिए जी, अब एक और चीज़ इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बेटा ये क्या है, जिस तरीके से हमने कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बेटा वैसे ही ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखेंगे। ठीक है। तो बेटा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, मान लो एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज है। एक में है प्लस Q1, ठीक, दूसरे पॉइंट पर है माइनस Q2 और तीसरी जगह पर है प्लस Q3। ठीक है बेटा। अब आपको एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है O पॉइंट पर। अब आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना। तो मतलब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया। तो इसमें वही काम करेंगे हम जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में किया था हमने, कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के केस में किया था। ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं इस चार्जेस से। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलोंग द लाइन होती है। ठीक। अब बेटा ये Q1 के द्वारा Q1 जो की फील्ड जो होगी उसकी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर। इट इज़ अलोंग द फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, देखो ये टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये Q1 ये भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है और अलोंग द लाइन लगता है, तो मतलब ये इस तरफ फोर्स लगता है, फोर्स होगा। तो आपकी जो E1 वेक्टर है, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, ये इस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब बेटा Q2 E2 की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो E2 की डायरेक्शन ये माइनस Q2 चार्ज है, माइनस चार्ज है, और आपका ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर लगेगा, अलोंग द लाइन लगेगा और टूवर्ड्स
टूवर्ड्स Q2 लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, तो E2 की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है बेटा, अब Q3 पर आ जाओ। Q3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो ऐसे लगेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। अलोंग द लाइन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ये आपकी E3 लगेगी। ठीक है, अब आपको ई नेट निकालना है। ई नेट एट O, तो कितना होगा ये होगा ई नेट एट O इज इक्वल्स टू होगा बेटा इज इक्वल्स टू होगा ये E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ठीक है बेटा, जिस तरीके से ये जो होगा ना, ये क्या होगा, एक वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम होगा। मतलब आप इसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था, और वेक्टर एडिशन में किस तरीके से हम कंपोनेंट निकाल कर और डायरेक्शन देख कर और एंगल देख कर जैसे हम ऐड करते थे, यहाँ पर भी ऐसे ही एडिशन करेंगे। ठीक है बेटा, इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्लियर है, ज़रा मुझे बताओ। अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करो। क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करो। अंजुम को क्लियर है, शुभी और तस्लीम क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन ये दे रखा है, दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट पर प्लस 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वन माइक्रोकूलम का चार्ज, और दूसरे पॉइंट पर -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है बेटा, ये दोनों 2 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, अब 1 माइक्रोकूलम चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो ये r है, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी बिल्कुल मिडिल में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक टेस्ट चार्ज। अब आपको है ना ई नेट निकालना है, ई नेट ऑन पी पॉइंट पर, यानी पी टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपको निकालना है। तो देखो ये इसके जो 1 माइक्रोकूलम के ज़रिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर है, उसको हम E1 नाम दे देते हैं, E1 वेक्टर, और ये होगी बेटा E2 वेक्टर। अब E1 का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, E1 का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अलोंग द लाइन होगा, मतलब वो डायरेक्शन कैसा होगा, ये डायरेक्शन इसका P पॉइंट पर ऐसा होगा, E1 वेक्टर। ठीक है बेटा, अब E2 का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो E2 का डायरेक्शन, ये E1 जो होगा ना, इट इज़ अवे फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, अवे होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। पर E2 क्या, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब ये टूवर्ड्स -2 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। ठीक है ना, टूवर्ड्स होगा, तो मतलब जो आपकी E2 होगी उसका डायरेक्शन भी यही होगा, E2। ठीक है, अब ई नेट ऑन पी कितना होगा, ई नेट ऑन पी होगा आपका
क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों का। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। अगर इनका ये वेक्टर सब इनका ये बराबर है ना, डायरेक्शन सबकी सेम है, और एंगल दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल दोनों क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो एंगल दोनों के बीच में सेम है, तो हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रख सकते हैं। तो E1 वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप E1 प्लस E2 ऐसा लिख सकते हैं। E1 क्या है बेटा, E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर है, और E2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर है। हमने डायरेक्ट क्यों रख दिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। हमने ये डिस्कस किया था वेक्टर के अंदर, वेक्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो वो उन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड एडअप होगा। अब E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E1 का मैग्नीट्यूड होगा बेटा K चार्ज Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस K चार्ज ऑन Q2 अपॉन, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का, R डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये भी कितना होगा, R होगा, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, ये आपका K डायरेक्ट पहले लिया तो उसको प्लस कर लो, एलसीएम लो, K आपने एलसीएम लिया, R स्क्वायर एलसीएम होगा, इधर होगा Q1 प्लस Q2 और K को बाहर निकाल लिया एलसीएम में, तो ये एक्सप्रेशन बना, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना दे रखा है, Q1 दे रखा है बेटा 1 माइक्रोकूलम, आपका Q1 दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम कितना होता है, 1 माइक्रोकूलम होता है बेटा 10⁻⁻⁶ कूलम होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक। हम ऐसा यूनिट में कर रहे हैं। और Q2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ये होगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 10⁻⁻⁶ भी बाहर निकाल लो, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁶, अंदर बचा 1 प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 9 इंटू, ये पावर दोनों प्लस, देखो नीचे बेस सेम है तो दोनों पावर प्लस होंगी तो 9 प्लस -6 मतलब क्या हो जाएगा, ये 10⁻3, 10 9 - 6 10⁻3, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, और बेटा ये होगा आपका 27 इंटू 10⁻3। अच्छा हाँ, एक चीज़ बेटा भूल गए अपन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हम R की वैल्यू तो रखना भूल गए, ठीक है, R की वैल्यू हम यहाँ पर रखना भूल गए, इसको मैं एक सेकंड मिटा देता हूँ। R की वैल्यू थी बेटा 1, R इक्वल टू था आपका 1 सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻3, ठीक है, मीटर, तो ये अब हो जाएगा 10⁻⁻3 स्क्वायर, ठीक ना। इसको अब हम 10⁻⁻6 बाहर निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब ये 10⁻⁻3 की पावर 2 है तो बेटा ये भी 10⁻⁻6 हो जाएगा, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल, आपका बचा 27 इंटू 10⁻9, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो 2.7 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूँ,
ताकि आप लोग को जो डाउट हो पूछ लें। तो बेटा ये है आपकी स्टेप नंबर ए, ये है स्टेप नंबर बी, ये है स्टेप नंबर सी, ये है स्टेप नंबर डी और ये है स्टेप नंबर ई। इसमें अगर आपको किसी स्टेप में डाउट हो तो वो स्टेप मैसेज बॉक्स में सेंड करें, अदरवाइज़ क्लियर टाइप करें। जल्दी बोलो बेटा। शुभी को स्टेप ए में डाउट है, अंजुम को क्लियर है। चलो और तस्नीम, चलो स्टेप ए। देखो बेटा, ई नेट निकालना है ना, ई नेट आपको निकालना है इस पॉइंट पर। तो E1 की डायरेक्शन कैसे है? E1 वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि रिपेल हो रहा है, ये आपका P है, सॉरी ये आपका Q1 चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, तो वो पॉजिटिव है, तो वो फोर्स इधर लगाएगा अलोंग द लाइन, तो E1 की डायरेक्शन भी ये होगी। ठीक है। अब दूसरा E2 में यहाँ पर जो चार्ज माइनस है, लाइन ये ज्वाइन कर रखी, तो अगर P पॉइंट यहाँ पर है तो बेटा E2 की डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स Q होगी ना, Q माइनस टूवर्ड्स माइनस Q होगी ना, टूवर्ड्स माइनस Q क्यों होगी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो खींचेगा अपनी तरफ, तो E2 की डायरेक्शन भी ऐसी हो जाएगी E2। अब दो वेक्टर होगा, एक E1 वेक्टर एक E2 वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मतलब क्या होगी? दोनों प्लस होंगे ना, दोनों राइट हैंड साइड में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो फिर हमने क्या किया कि जब दोनों वेक्टर होते हैं, दोनों का एंगल दोनों के बीच में 0 होता है, तो डायरेक्ट उनका मैग्नीट्यूड एड हो जाता है, वही हमने कर दिया है। क्लियर है ये? शुभी क्लियर है? चलो ठीक। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ E वर्सेस X। बेटा E तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये X क्या है? ये बेटा है ना, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच का क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स राइट होगा, तो हम E क्या लेंगे? E को लेंगे पॉजिटिव। एक चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है तो हम E को लेंगे नेगेटिव। ठीक है, एक बात। दूसरा बेटा, आपका फॉर्मूला क्या है E का? E का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है K इंटू Q अपॉन R²। तो इस फॉर्मूले से हमको ये पता चला कि जो आपका E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है बेटा? ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये देखो यहाँ पर, यानी अगर आप R बढ़ाओगे तो E की वैल्यू कम होगी और 2 फोल्ड कम होगी, क्योंकि स्क्वायर है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड R पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और अगर 2R कर देते हो, डिस्टेंस डबल कर देते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये कितनी है? ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब अगर ये R की जगह मैं X रख लेता हूँ ना, अभी अपन X कर रहे हैं ना,
एक्स स्क्वायर। अभी अपन आर की जगह एक्स रख रहे हैं, ठीक है। अब अगर बेटा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होगा, यानी एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो देखो अपॉन में ज़ीरो चला गया तो ई कितना हो जाएगा बेटा, ई टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो बेटा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये दो पॉइंट आपको याद रखना, 2 पॉइंट। एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन कैसी होना होगी। दूसरा एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ई की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ई की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा इसमें हम वाई एक्सिस पे हम लेते हैं ई, वाई एक्सिस होगा एक एक्स एक्सिस होगा, ठीक। तो एक्स एक्सिस पर आपका डिस्टेंस लेंगे और वाई एक्सिस पर आप ई को लोगे। तो नीचे नेगेटिव ई होगी, ऊपर पॉजिटिव ई होगी, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। सिमिलरली आपका एक्स नेगेटिव इधर होगा और राइट हैंड साइड पे एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक चार्ज यहाँ पर रख देते हैं, हमारी आसानी के लिए हम चार्ज इसके एक्सिस पर रख देते हैं। एक प्लस क्यू चार्ज, एक्सिस पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है। अब बेटा प्लस क्यू चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, बाहर की तरफ जाती है, हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ। अब बेटा अगर x की वैल्यू देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, x की वैल्यू इस तरफ जा रही है, तो आपका y देखो e कैसा जा रहा है, e की डायरेक्शन क्या है, e की डायरेक्शन कैसी है, टूवर्ड्स राइट है। और बेटा जब टूवर्ड्स राइट होती है तो ई कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा वो ई की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में बनेगी, पॉजिटिव वैल्यू है ना ई की। फिर दूसरी बात है एक्स की वैल्यू, चलो आप बनाते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ई की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ होगी। अब एक्स ज़ीरो होगा तो वाई आपका ई इनफाइनाइट होगा, एक्स ज़ीरो है यहाँ पर देखो सेंटर में एक्स ज़ीरो होगा तो ई कितना होगा, ई इनफाइनाइट होगा। तो ई इनफाइनाइट के लिए अपन पैरेलल लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर x क्या होगा, x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी भी होगी, मतलब x इनफाइनाइट होगा। जब x इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, y ज़ीरो होगा, y ज़ीरो होगा मतलब y की वैल्यू कम हो जाएगी। x अगर यहाँ पर ले ले, मान लो इस जगह पर x इनफाइनाइट है तो y क्या होगा, y ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, एलिप्टिकल बनेगा, क्योंकि स्क्वायर, थोड़ा इसको खूबसूरत बनाओ, ऐसा बनेगा बेटा, ठीक है। क्यों ऐसा बना, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस लेना पड़ेगी। ई की जब x ज़ीरो है तो ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट के लिए अपन पैरेलल ग्राफ बनाते हैं, तो जब x की वैल्यू यहाँ पर अपन इनफाइनाइट ले लेंगे तो ई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और ये ऐसा इलिप्टिकल, एक इलिप्टिकल तो नहीं, हम इलिप्टिकल या दूसरा लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि ये एक कर्व जैसा ग्राफ बनेगा। कर्व क्यों बनेगा, क्योंकि बेटा है ना ई इक्वल टू ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए ग्राफ ऐसे ही बनता, कर्व बनता है। क्लियर है आपको ये? बेटा क्लियर है तो वाई टाइप करें। शुभी को ही क्लियर है, अंजुम को ही क्लियर है, चलो ठीक है, तस्नीम को भी क्लियर है। चलिए जी,
चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब आपको दे दिया है एक चार्ज आपको दे रखा है इसे प्लस क्यू चार्ज, और एक चार्ज आपको दे रखा है नीचे से प्लस क्यू चार्ज, और आपसे कह दिया है कि इन दोनों का ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करो, एक्सिस बना लो, आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये एक वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स हो, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर वाई के लिए वाई एक्सिस पर ई होगा, यहाँ पर भी ई होगा, ठीक। तो अपन ग्राफ बनाते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इस तरफ इस क्वाड्रेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, टुवर्ड्स राइट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। अब एक्स की वैल्यू 0 है तो ई आपका इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट के लिए अपन एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं। सेकेंडली, एक्स इनफाइनाइट अगर होगा, एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो आपका y 0 होगा, आपका e 0 होगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये बन गया एक ग्राफ। अब इस तरफ की बात करते हैं। अच्छा, पिछले ग्राफ में एक चीज़ बताना मैं भूल गया, पीछे से आते हैं फिर से। इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ का ग्राफ तो अपन बनाना भूल ही गए, ठीक है। अब देखो इधर जो है ना, इस एक्सिस पर आपका इस क्वाड्रेंट पर जो आपका एक्स है, ये की जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसे बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली आउटवर्ड रहती है। मतलब इस क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट रहेगा। मतलब ई कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। वो ई नेगेटिव कहाँ पे लेते हैं हम, ई नेगेटिव लेते हैं नीचे की तरफ। तो अब ई अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो ई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो एक पैरेलल ग्राफ ऐसा, एक पैरेलल लाइन ऐसे बना दी। अगर एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वाई हमारा क्या, ई क्या होगा, ई 0 होगा। अब दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये ऐसा ज्वाइन हो जाएगा, ये ग्राफ बन गया। मतलब राइट हैंड साइड के लिए ये ऐसा ग्राफ बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये ऐसा ग्राफ बनेगा। नीचे से बनेगा, क्यों नीचे से बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो ई की वैल्यू नेगेटिव नीचे की तरफ होती है, ठीक है। अब सुनो, इसकी नेगेटिव बनाते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, तो वो भी कैसा बनेगा, ई की वैल्यू बेटा इस ग्राफ के लिए ई की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी, तो x 0 के लिए ये ग्राफ नेगेटिव वैल्यू के लिए बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। और x इक्वल टू इन्फिनाइट के लिए यहाँ पर होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करो तो ये से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक। अब इस ग्राफ के लिए ई पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा और ई नेगेटिव नीचे की तरफ होगा। तो अगेन ई पॉजिटिव ऊपर से हमने ये लिया और ये नेगेटिव इनफाइनाइट के लिए ये यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, इसको ज्वाइन करो। अब बेटा ये मिडिल में आके दोनों है ना, दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। क्यों ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। एक का ऊपर की तरफ है, इस वाली का ऊपर की तरफ है, और इस वाले के नीचे की तरफ है। तो एक पॉइंट पर दोनों ज़ीरो हो जाएंगी, तो एक पॉइंट पर ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। और
अगेन इस वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये? क्लियर बेटा है? वाई टाइप करें, सी टाइप करें? हाँ, शुभी को क्लियर है? अंजुम को भी क्लियर है, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है ऐसा और एक नेगेटिव चार्ज है ऐसा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। बना लो ग्राफ। ये वाई एक्सिस बन गया हमारा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपका ई पॉजिटिव होगा, इस वाले ग्राफ के लिए यहाँ पर ई नेगेटिव होगा और इस वाले ग्राफ के लिए ई पॉजिटिव होगा। एक्स माइनस एक्स और ये माइनस ई, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा जल्दी बनाते हैं। हम केस डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए देखो अब यहाँ पर, और इधर के लिए कैसा बनेगा? पॉजिटिव के लिए जैसा भी हमने बनाया था ये ऐसा बनेगा। ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज का देखते हैं। नेगेटिव चार्ज में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो अंदर की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज जाती है। तो इधर देखो इस तरफ में, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? इस क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? टूवर्ड्स लेफ्ट है, मतलब नेगेटिव होगी। और इस क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? टूवर्ड्स राइट है, मतलब कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ई पॉजिटिव होगी, ठीक। अब बना देते हैं ग्राफ। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा? आपको इधर नीचे से शुरू करना पड़ेगा। x0 के लिए ये, x0 के लिए ये होगा आपका पैरेलल इनफाइनाइट, और x इनफाइनाइट के लिए कितनी होगी? 0। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और अब अपन इसकी इधर की बात करते हैं, इस डायरेक्शन की बात करते हैं। इधर पॉजिटिव है तो x0 के लिए पॉजिटिव ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। और x ये नेगेटिव इनफाइनाइट के लिए ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है ये? एक बार फिर से रिपीट करूं। सी टाइप करें, क्लियर है तो। ठीक है, चलिए जी। अब दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। होमवर्क ये है आपका कि आपको जो ग्राफ बनाना है आज बना के मुझे सेंड करना है। ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों ऐसे रखे हैं। दो नेगेटिव चार्ज ऐसे रखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा इनका। ये y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ बना के मुझे सेंड करना। चलिए जी। अब बेटा
हमें ना हमारा एक टॉपिक रह गया था, छोटा सा टॉपिक है कूलम्स लॉ के अंदर, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसमें बोर्ड पर भी क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्या है वो है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अब बच्चों, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था कि दो चार्जेस हों और उनके जो सेंटर से जो दूरी हो वो अगर r हो तो उन पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू होगा वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और K कितना था बेटा, K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्साइलन इसे पढ़ते हैं, ये हमने उस दिन डिस्कस किया था, इसे हम पढ़ते हैं एप्साइलन। 4 पाई कैसे आ गया था, ये मेरे ख्याल से डिस्कस कर लिया था, है ना। ये एप्साइलन क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होती है, मीडियम की परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी क्या होती है बेटा, परमिटिविटी जो होती है ना, ये वर्ड बनता है परमिशन से। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, देखो आपका सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या मतलब फोर्स इसको खींचेगा। मान लो ये जो Q1 फोर्स ऑन Q1 फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, वो कैसा लगेगा, वो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स चार्ज लगता है, अलोंग द लाइन लगता है, मतलब ये खींचेगा, है ना, अपनी तरफ खींचेगा। मान लो अगर ये इसको 100 न्यूटन से खींच रहा है, 100 न्यूटन से। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन गई है, हम इसको स्ट्रिंग मान लेते हैं, फोर्स इसको 100 स्ट्रिंग के साथ इसको खींच रहा है, ऐसी 100 स्ट्रिंग गई है 100, तो इसको खींच रहा है। अब ये जो मीडियम है, ये बेटा एयर है, ये मीडियम क्या है, ये मीडियम कुछ भी नहीं है, ये फ्री स्पेस है, मतलब कोई मीडियम है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, आपने इस पूरा सिस्टम उठाकर रख दिया, ये पूरा Q1 और Q2 चार्ज का सिस्टम उठा के रख दिया एक मीडियम के अंदर, या ऐसे कर लो, इसको डिस्टेंस बराबर है इनका, और बीच में आपने इन दोनों के बीच में एक मीडियम रख दिया। ठीक है, अब इस मीडियम ने क्या करा कि 40 लाइंस इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो अब ये इसके ऊपर कितनी लाइन से खींचेगा, ये इसको खींचेगा 60 लाइंस। ठीक है, तो ये केस है आपका, ये वाला जो केस है ये है ए, ये केस है बी। अब एक और केस सी डिस्कस कर लेते हैं।
केस सी में क्या हुआ, एक तीसरा मीडियम आपने ले लिया, Q1 Q2 ये दोनों बराबर दूरी पर हैं, पर आपने इनको उठाकर एक दूसरे सिस्टम में रख दिया जिसमें ये मीडियम क्या कर रहा है कि 60 लाइन को अब्जॉर्ब कर लेता है, ये ब्लॉक कर देता है, बाकी सिर्फ 40 लाइन को अलाउ करता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई सी। समझ में आ रहा है? पहले में क्या हुआ, कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, तो ये Q1 चार्ज इसको 100 न्यूटन से खींच रहा है, मतलब समझ लो कि 100 लाइन्स, 100 स्ट्रिंग, 100 धागे इसने Q2 को खींचने के लिए अपनी तरफ लगा दिए, वो खींच रहा है उसको। फिर बीच में एक मीडियम आपने लगा दिया, तो ये मीडियम क्या कर रहा है कि 40 थ्रेड्स, 40 स्ट्रिंग को तो अपने पास एब्जॉर्ब कर रहा है, वो खुद रख लेता है, और 60 को जाने देता है, तो 60 लाइन्स को अलाउ कर रहा है। और थर्ड केस में क्या होता है कि 60 को रख लेता है और 40 को अलाउ करता है। अब मुझे बताओ बेटा, देखो एक चीज़ तो इससे पता चल रही है, एक चीज़ तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो के होता है, के यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो एप्सिलॉन होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, यानी मीडियम के साथ क्या होता है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। किसी मीडियम में के की वैल्यू ज़्यादा होती है, या किसी मीडियम में ई की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है, और किसी मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू कम होती है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी मीडियम का एप्सिलॉन बढ़ा हुआ होता है और किसी मीडियम का एप्सिलॉन कम होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ किस केस में ए बी सी, इन तीनों केस में किसका एप्सिलॉन ज़्यादा है, ज़रा बताओ। किस केस में एप्सिलॉन ज़्यादा है, टाइप करो। बस अब अपना क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है, अब मतलब अपना टॉपिक तो ख़त्म होने वाला है, बस 2-1 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो 2-1 क्वेश्चन हम कर लें, उसके बाद आपकी क्लास ख़त्म। चलो, शुभी का कहना है ए, तस्लीम ए और अंजुम कह रही है सी। देखो बेटा, ये परमिशन, वर्ड परमिशन तो बना है, तुमने परमिशन के हिसाब से तुमने सही बताया, मगर इसमें चलता उल्टा है। देखो आपका जो फोर्स होता है ना, के होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। मतलब ये होगा कि जो परमिटिविटी है ना इस मीडियम की, यहाँ पर एयर की देखो, एयर की परमिटिविटी 0 है, यहाँ पे हम चलते हैं उल्टा हैं, कैलकुलेशन उल्टी होती है। 0 क्यों? क्योंकि ये 100 लाइंस को जाने दे रहा है। यहाँ पर क्या है, इसकी परमिटिविटी 40 है, मतलब ये 60 को जाने देता है और 40 को अपने पास रख लेता था। इसका जो एप्सिलॉन है वो कितना है, 40 है। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन कितना है, ये 0 है, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर जितनी लाइंस वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसका एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो हम परमिटिविटी, वर्ड परमिशन ही से बनता है, मगर हम इसको कैलकुलेट उल्टा करते हैं। देखो 2 तरीके हैं इसके बताने के, या तो ऐसे बता दो कि 40 लाइन इसने ब्लॉक कर ली, या ये बता दो कि 40 लाइन को इसने जाने दिया, या ये बता दो कि 60 लाइन इसने ब्लॉक कर ली। 2 तरीके हैं, तो हम इसमें उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि 40 जो इसने ब्लॉक की हैं उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जो 40 को जो इसने जाने दी हैं उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 60 जो इसने ब्लॉक करी हम उसे काउंट कर रहे हैं, उल्टा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्लियर है? चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ हो, तो ये तो हो गया आपका परमिटिविटी। अब देखो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर परमिटिविटी 0 है तो फोर्स 100 है, यहाँ पर परमिटिविटी 40 है तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा 60। और बेटा यहाँ पर परमिटिविटी 60 है तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा 40। मतलब क्या पता चला, इससे पता चला कि अगर परमिटिविटी बढ़ती है
इट इम्प्लाइज दैट फोर्स आपका घटता है। ठीक है, परमिटिविटी अगर बढ़ती है तो फोर्स घटता है, परमिटिविटी अगर बढ़ती है तो फोर्स कम होता है, और अगर परमिटिविटी कम होती है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। वाइस वो चलता है बेटा, उल्टा काम चलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस वजह से हमारे फार्मूले के अंदर हमारा जो एफ होता है वो फार्मूले के अंदर ये दिया हुआ होता है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 QQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा सबसे कम जो परमिटिविटी होती है, लोवेस्ट परमिटिविटी, बेटा ये होती है फ्री स्पेस की। इसको हम वैक्यूम भी कहते हैं या एयर भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है एक्सपेरिमेंटली? इसको बेटा हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, ये सबसे कम होता है, ये मिनिमम होता है। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट के बारे में हम पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। ठीक है बेटा, तो जब भी हम किसी मीडियम में जाएंगे तो मीडियम की जो परमिटिविटी हमेशा एप्सिलॉन से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये क्या होता है, मीडियम के अंदर फोर्स हमेशा फ्री स्पेस या एयर के, नॉट का मतलब ही होता है नो मीडियम। ठीक है, अब जैसे एप्सिलॉन ऑफ वाटर होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 7.12 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बड़ी भी है, देखो यहाँ पर माइनस की पावर, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर माइनस की पावर 10 है, मतलब ये 2 जीरो इससे 100 टाइम्स बढ़ा हुआ है। और अगर एप्सिलॉन ऑफ ग्लास देखें तो बेटा ये होता है 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये सब ऐसे बहुत सारे मीडियम होते हैं, इन सब की वैल्यू इस तरीके से याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ER इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ एयर। ये बेटा IMP है, इसको आपको याद करना है। IMP है, इसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ER ऑफ वाटर होता है, एप्सिलॉन रिलेटिव
एप्सिलॉन ऑफ वाटर जो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होती है, ये होती है 81, ठीक। और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास ये होती है बेटा 7, ठीक है। तो आपको इतना सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे नंबर याद करोगे, इतना एक टेबल बना लो, आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको ER किसी एप्सिलॉन R किसी मीडियम का पता है तो आप इजीली उस मीडियम का परमिटिविटी आप निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, आपको एप्सिलॉन ऑफ एयर इसकी वैल्यू याद रखना पड़ेगी। ये जो ऊपर दे रखी है, हमने ऊपर डिस्कस करी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये बेटा आपको वैल्यू याद करना पड़ेगी, इसको याद करना पड़ेगी। तो अगर आपको EM निकालना है, सॉरी एप्सिलॉन M निकालना है, तो कितना होगा, वो होगा बेटा एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम की आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता है, उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एप्सिलॉन M आ जाएगा, ठीक है। अब अपन 2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब मुझे बताओ इसमें कहीं आपको डाउट हो। मैं इसकी थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूँ। बेटा ये है आपका स्टेप नंबर A, ये है आपकी स्टेप नंबर B और ये है स्टेप नंबर C। अगर इन तीनों स्टेप में आपको किसी में कुछ डाउट हो तो वो स्टेप टाइप करें, अदरवाइज क्लियर टाइप करें। क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन दे रखा है दो चार्ज हैं, एक आपका Q1 है, एक Q2 है। इन दोनों का बेटा जो बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है D। ये दोनों अभी वैक्यूम में रखे हुए हैं, ये पूरा सिस्टम वैक्यूम में है। वैक्यूम की स्पेलिंग गलत लिखी है, वैक्यूम, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स लग रहा है बेटा वो F लग रहा है, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को उठा के आपने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को उठा के आपने Q1 और Q2 का पूरा सिस्टम उठा के आपने डिस्टेंस चेंज नहीं करा, डिस्टेंस सेम रखा D, और आपने उसको उठा के रख दिया है लिक्विड में। तो बेटा आपको जो है ना, आपको निकालना है एप्सिलॉन R, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड आपको निकालना है, ठीक है। और एक बात ये दे रखी है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है,
अब इसको आपने लिक्विड में डाल दिया है तो फोर्स जो लग रहा है, फोर्स वो लग रहा है बेटा F/4, F/4 लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन क्लियर है? फिर से बता देता हूँ। Q1 Q2 का सिस्टम जो d डिस्टेंस पर वैक्यूम में है उस पर फोर्स F लग रहा है। अब पूरे सिस्टम को विदाउट अल्टरिंग इट्स डिस्टेंस सेम रखा और उसको पूरे सिस्टम को उठाकर आपने लिक्विड में डाल दिया तो और फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा, अब फोर्स हो गया बेटा F/4 हो गया, यानी 4 गुना कम हो गया। तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड निकालना है। कैसे निकालोगे? चलो तो अपन करते हैं इसको सॉल्व। देखो अपन मान लेते हैं फोर्स F0 यानी फोर्स व्हेन सिस्टम इज इन वैक्यूम F0, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, और बेटा किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है F के बराबर। तो F आपका कितना हो जाएगा? F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या दे रखा है? फोर्स जो आपने मीडियम में रख दिया, इसको लिक्विड कर दो। फोर्स व्हेन सिस्टम इज लिक्विड वो कितना होगा? 1/4 पाई। अब यहाँ पर एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? मीडियम क्या है? लिक्विड। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और ये FL कितना दे रखा है? ये FL बेटा दे रखा है F/4। तो इक्वेशन बन गई आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। r स्क्वायर नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, हम सिस्टम क्या लेके चल रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो है d है। तो यहाँ पर होगा d स्क्वायर, यहाँ पर भी होगा d स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इससे क्या होगा? आपका F अपॉन F/4 इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। और नीचे क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब वन अपॉन 4 पाई से 1/4 पाई कट, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट, यहाँ पर F से F कट, ये F ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? 4 इक्वल्स टू, और बेटा ये m डिनोमिनेटर में है ना, तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा फर्स्ट वाले की। ये होगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनी। और बेटा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन r ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? ये क्या होता है? ये एप्सिलॉन r होता है। मतलब एप्सिलॉन r मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कितनी निकली? 4 निकली। ये बेटा आपका आंसर होगा। मैं इसकी अब मार्किंग कर रहा हूँ बेटा। ये है स्टेप 1, ये है स्टेप B, ये है स्टेप C और ये है स्टेप D।
अगर किसी स्टेप में आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो स्टेप मैसेज बॉक्स में सेंड करें, अदरवाइज़ क्लियर टाइप करें। जल्दी बोले, जल्दी बोले। क्लियर है, चलो ठीक है। आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब बेटा देखो, यहाँ से एक स्पेशल रिलेशन निकल के आई। क्या है वो? देखो, हमें दे रखा था फोर्स इन एयर, ठीक है ना? वो कितना था? वो फोर्स इन मिड, हाँ ठीक है। फोर्स इन एयर, अगर हम इसको ये लिख दें, एक सेकंड यहाँ, हमने क्या किया? फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन एयर, ठीक है? ये 1/4 आया। फोर्स इन मीडियम कितना था? फोर्स इन मीडियम, ये देखो, फोर्स इन मीडियम कितना था? ये एफ का 4, अपना जो क्वेश्चन दे रखा था, फोर्स ऑन मीडियम, वो फोर्स ऑन इन एयर का 1/4 था, है ना? मतलब एफ एम कितना था? एफ नॉट अपॉन एफ नॉट अपॉन 4 था, ठीक है? और ई नॉट कितना आया? ई एप्सिलॉन आर कितना है? ये आया 4। मतलब हम रिलेशन में कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू, अगर आपको एफ एम निकालना हो और आपको एफ नॉट दे रखा हो, ठीक है, तो 4, इसको हम यहाँ पर दे सकते हैं कि ये 4 की जगह क्या रख सकते हैं? एप्सिलॉन आर रख सकते हैं, ठीक है? एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये हमने जो डायरेक्ट फार्मूला निकाला, ठीक है? अब अगर आपको एफ एम का मतलब फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन एयर ये आपको दे रखा हो, तो डायरेक्ट ही रिलेशन लगा दो ये वाली। आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालना हो तो आप डायरेक्ट इससे निकाल दो, ठीक है? अगर रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी हो, एफ नॉट दे रखा हो, तो भी ये लग जाएगा, और अगर ये दे रखा हो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ निकालना तो भी ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, ठीक है? क्लियर है? चलो अब अपनी क्लास यहीं पर अपन ख़त्म कर रहे हैं।